आदाब, आंध्र तेलंगाना न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। शब्बीर अली ने फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट मुतारिफ कराने के फैसले का किया खैर मकदम। सर्टिफिकेट गरीबों के लिए होगा फायदेमंद, साबिक वजीर का तासुर। वजीर वेंकट रेड्डी और पेद्दापल्ली के एमपी की दिल्ली में जयंत चौधरी से मुलाकात। मरकजी वजीर से हुनरमंदी के फरोग के प्रोग्रामों की तौसी और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल। मरकजी हुकूमत के खिलाफ मुल्क भर में गुस्से की लहर। सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी का दावा। तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने इंतखाबी उम्र में कमी की तजवीज पर बीजेपी की मुखालिफत को किया मुस्तरद। बीजेपी ने बीआरएस और कांग्रेस पर तालीमी निजाम को तबाह करने का लगाया इल्जाम। रामचंद्र राव ने नौजवानों से किए गए वादे पूरा करने का हुकूमत को दिया मशवरा। भोगापुरम एयरपोर्ट के इफ्तिताह को लेकर कबायली बरादरी में जोशो खरोश। वजीर आजम की मौजूदगी में हजारों खवातीन तकरीब में करेंगी शिरकत। चित्तौड़ जिले में पेश आया भयानक सड़क हादसा। 5 साला बच्चे के बशमूल 3 अफराद हलाक, 4 जख्मी। तेलंगाना हुकूमत की मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने रियासती हुकूमत की जानिब से तेलंगाना फैमिली रजिस्टर और फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट मुतारिफ कराने के फैसले का खैर मकदम करते हुए इसे अवाम दोस्त और तारीखी इंतजामी इस्लाह करार दिया। इन्होंने कहा कि इस इक़दाम से गरीब और मुआशी तौर पर कमज़ोर ख़ानदानों को मुख्तलिफ सरकारी महकमों में बार बार मुतअद्दिद दस्तावेज़ात पेश करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, जिससे उन पर पड़ने वाला मुआशी बोझ भी नुमायां तौर पर कम होगा। मोहम्मद अली शब्बीर ने महकमे रेवेन्यू की जानिब से 25 जुलाई को जारी करदा जियो नंबर 172 का हवाला देते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को इस अहम इंतजामी इस्लाह पर मुबारकबाद दी। इन्होंने कहा कि यह फैसला कांग्रेस हुकूमत के शफाफ, आसान और अवाम दोस्त तर्ज हुक्मरानी के अज़्म की अक्कासी करता है। शब्बीर अली ने याद दिलाया कि 13 जुलाई को उन्होंने चीफ मिनिस्टर को एक याददाश्त पेश करते हुए कर्नाटक की तर्ज पर मुस्तकिल रिहायशी सर्टिफिकेट जारी करने की तजवीज़ दी थी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना आली जनाब रेवंत रेड्डी साहब और तेलंगाना की सरकार ने जियो नंबर 172 इशू किया है। वो जियो में ये है कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कर्नाटक के अंदर पीआरसी था, यानी परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, उसके बजाय आज तेलंगाना हुकूमत ने एक डॉक्यूमेंट दिया है कि ये डॉक्यूमेंट जिसको एसआईआर के अंदर डॉक्यूमेंट नहीं होने से परेशान थे गरीब लोग, उनको ये कहा कि तुम्हारा राशन कार्ड ही के साथ ये जो हम सर्टिफिकेट देंगे, जहां सेंटर से मिलेगा, मी सेवा सेंटर से, वो सर्टिफिकेट आप दे देने से उसको एसआईआर में एक डॉक्यूमेंट कैसा मान लिया जाएगा। तो उससे बहुत बड़ी राहत होगी और ये डॉक्यूमेंट आने से हमारे बहुत सारे चीजों में इसका फायदा होगा। ये किसी एक के लिए नहीं है, मुसलमानों के लिए, तमाम तेलंगाना के 4 करोड़ आवाम के लिए जिसके पास भी सर्टिफिकेट्स नहीं है, जो परेशान हाल है, उन सबको ये हुकूमत ने राहत दी। इसके लिए मैंने 13 तारीख के दिन चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात की थी और कहा कि सब जो कर्नाटक की सरकार ने जो पीआरसी दी है उसी लेवल पे हम भी एक सर्टिफिकेट इश्यू करें। बहुत अच्छा आइडिया है। मैं कल ही चीफ सेक्रेटरी और शेषाद्री जी को मैं इन्फॉर्म करता हूं। फिर इसके बाद वो लोगों ने मुझसे बात करके कहा कि हम इसके ऊपर वर्कआउट शुरू कर दिए हैं, बहुत जल्दी करेंगे। सीएम साहब का कहना है कि और उससे बेटर क्या हो सकता है, पीआरसी से भी बेटर ये एफआरसी जो यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देने के लिए बात कही और उन्होंने जो वादा किया था उस वादा को पूरा किया। इसके अंदर और भी बहुत सारे लोग भी सीएम साहब को रिप्रेजेंट करे होंगे, लेकिन मुझसे कहा कि शबीर भाई आप हो सके तो कर्नाटक का दौरा भी करके आप स्टडी करके आओ, लेकिन अभी जरूरत भी नहीं पड़ी। ऑफिसरों की टीम ही पूरा स्टडी करके उसको रूबे अमल लाए और ये आज से जो अमल भी शुरू हो गया है। इसके लिए फिर एक दफा रेवंत रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं।
पेद्दापल्ली के एमपी गड्डम वंशी कृष्णा ने तेलंगाना की रियासती कानूनी और मेहनत के वजीर डॉक्टर जी विवेक वेंकटस्वामी के साथ नई दिल्ली में मरकजी वजीर ममलिकत बराए हुनरमंदी और एंटरप्रेन्योरशिप और रियासती वजीर तालीम जयंत चौधरी से बशुक्रिया मुलाकात की। इस मौके पर इन्होंने पेद्दापल्ली पार्लिमानी हल्के में हुनरमंदी के फरोग के प्रोग्रामों की तोसी, सनतों की जरूरियात के मुताबिक नौजवानों के लिए हुनरमंदी की तरबियत, एडवांस ट्रेनिंग सेंटर्स का क्याम, ITI को मजबूत बनाने और मरकजी हुकूमत की हुनरमंदी की तरक्की की स्कीम्स के मौसम निफाज जैसे मसाइल पर तबादला ख्याल किया। MP गड्डम वंशी कृष्णा और वजीर वेंकट स्वामी ने मरकजी वजीर पर जोर दिया कि वो ATC के क़याम के लिए खुसूसी इक़दाम करें। इसके अलावा इन्होंने पेद्दापल्ली पार्लिमानी हल्के में मुकामी नौजवानों को जदीद तकनीकी महारतों की तरबियत फ्राहम करने और तरबियत के बाद सनतों में मुलाजिमत के मौक़े फ्राहम करने का भी मुतालबा किया। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने मरकजी वजीर बंडी संजय के उस बयान पर तनकीद की जिसमें बीजेपी लीडर ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से इंतखाबी उम्र में कमी की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया था। अजमतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि नौजवानों को 18 साल की उम्र में वोट देने का हक भी कांग्रेस ने ही दिलाया था और अब असम्बली और पार्लियामेंट इंतखाबात लड़ने की उम्र 21 की तजवीज़ पर भी कांग्रेस अमलावरी की कोशिश करेगी। अजमतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि मुल्क भर में बीजेपी ज़ेर क़ियादत हुकूमत के खिलाफ अवाम का गुस्सा बढ़ रहा है। देखिए, बंडे संजय जी का स्टेटमेंट जो है कुछ कुछ हद तक अगर प्रैक्टिकल अगर हम आज के राजनीतिक परिस्थिति इस देश में जो है उसके अगर हिसाब से देखेंगे तो वो कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है। बंडे संजय जी को यकीनन उनकी जब तक सरकार रहेगी, एनडीए की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व की जो सरकार रहेगी, उसमें तो नामुमकिन है। अब जहाँ राहुल जी का सवाल है, राहुल जी को उनको जिस तरीके से बंडी जी जिस रहम करम पे आज मंत्री बने हैं मोदी जी के, राहुल जी किसी के रहम करम के नेता नहीं है। राहुल जी जनता के नेता है, इस देश के नेता है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास उठा के देखिए, आज युवाओं को 18 साल के युवाओं को वोट का अधिकार भी कांग्रेस पार्टी ने दी है। 21 साल के युवाओं को लोकल बॉडी में रिप्रेजेंटेशन के लिए उनको मौका कांग्रेस पार्टी ने दिया है। 25 साल को भी कांग्रेस पार्टी ने दिया है। अगर आने वाले दिनों में अगर युवाओं का योगदान पार्लियामेंट के दोनों सदनों में या फिर विधानसभाओं में होना चाहिए तो कांग्रेस पार्टी उसको भी लाएगी। लेकिन जिस तरीके से बंडी संजय जी के नामुमकिन है जो बात कर रहे हैं ना, अभी जंतर मंतर पे आप देख लिए बंडी संजय जी, लोगों के बीच का आक्रोश आप देख लिए। और ये लड़ाई अभी तो शुरुआत है। अभी तो आप लोगों का आप युवाओं को कई मैं आपके पास अगर है तो ठीक है, वरना तो मैं सोशल मीडिया के क्लिप्स आपको भेजता हूँ। देखिए, कई लोग आपको जो वोट डाले, भाजपा को जो वोट डाले, आपको वो लोग आके गवाही दे रहे हैं कि भाई हमारी इतिहास की सबसे बड़ी गलती हमारी थी जो इन लोगों को हमने लाके बिठाया है। तो मैं समझता हूँ आप सत्ता, जो देश के हालात, जो लोग जो परेशान हैं, तो इनको आपको कैसा सुधारना है, आपको आप सत्ता में बैठे हुए हैं, किस तरीके से हम सरकार को सुधारना है, अच्छे से चलाना है, आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अपना दायित्व जो है उसको निभाने की कोशिश कीजिए। बाद में आप मुमकिन नामुमकिन वो तो जनता डिसाइड करेगी। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और वो दिन भी दूर नहीं है। जनता समझ चुकी है आपके बातों को। चुनाव आता है तो आपकी क्या होती है, चुनाव के बाद आपकी करनी और कथनी में क्या फर्क है, लोग जानते हैं। और वो दिन दूर नहीं है, जनता आपको सबक सिखाएगी। आप जो नामुमकिन बोल रहे हैं वो मुमकिन जनता ही करेगी आपको, आप देखेंगे, हम भी देखेंगे। तेलंगाना बीजेपी के सदर और MLC रामचंद्र राव ने BRS और कांग्रेस पर इल्जाम आयद किया है कि दोनों जमातों ने अपने दौरे हुकूमत में रियासत में तालीमी निज़ाम को तबाह कर दिया है। रामचंद्र राव ने इल्जाम आयद किया कि BRS ने अपने दौरे हुकूमत में वाइस चांसलरों के अदम तकर्रुर की वजह से तालीमी निज़ाम को नुकसान पहुंचाया। बीजेपी लीडर ने कांग्रेस हुकूमत पर भी तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाने में नाकामी का इल्जाम आयद किया। इन्होंने हुकूमत से नौजवानों से किए वादों को पूरा करने का मुतालबा किया। Now the BRS and Congress government now here in Telangana have destroyed the entire education system. While BRS was ruling, they have not appointed vice chancellors for over a period of 1 year. They have entirely spoiled the university education, school education, and salaries were not properly given to teachers. And the same thing is being continued by Congress. Both TRS and Congress, they have
no moral right to speak anything on education system in Telangana because they are both responsible for the present state of affairs. So I hold both the parties and both their leaders also for neglecting the education field in the state. So I request them to kindly. उधर बीजेपी लीडर एनवी सुभाष ने भी इंतखाबात में हिस्सा लेने से मुताल्लिक उम्र में कमी की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तजवीज़ पर शदीद तनकीद की है। एनवी सुभाष ने कहा कि रेवंत रेड्डी एक जोड़तोड़ करने वाले शख्स हैं। अगर वो वाकई नौजवान की परवाह करते हैं तो वो पहले नौजवानों को काबीना में अहम कलमदान दें। एनवी सुभाष ने कहा कि रेवंत रेड्डी और कांग्रेस हर मामले में सियासत कर रही है। इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की ज़ेर क़ियादत मरकजी हुकूमत नौजवानों के लिए कई एक इक़दामात कर रही है। First of all, Revant Reddy is always a manipulator. He wants to go in the offense and then comes in the defense and that. Yesterday he was mentioning about reducing the age of the people for 21 from 25 years to 21 years so that youth can come into the mainstream politics. They can, the contest in the upcoming elections also. This shows that how, without thinking, Revant Reddy always goes in the offensive mode, and then when he goes to Delhi, the Congress party will never encourage him, and then he comes back and then blames on the Bharatiya Janata Party. Modi government, Modi ji has been very clear during many of the examinations where the children get tensed up. He has conducted Pariksha Pe Charcha. Along with that, he has appealed to the young generation, especially the Generation Z, to come into the mainstream politics for the benefit of this country, for development of the country, for making the Vikasit Bharat in that. We are very clear. The youth also wanted, the youth should come into the politics on that, which has been many schemes which has been implemented by Modi government also. We demand the भोगापुरम हवाई अड्डे को लेकर कबायली लोगों में काफ़ी जोशो खरोश है। अराको खित्ते के कबायली फनकार 1 अगस्त को हवाई अड्डे के इफ्तिताही मौके पर परफॉर्म करेंगे और तफसीलात के मुताबिक पहली तिजारती परवाज़ों के उड़ान भरने से पहले कबायली फनकार अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 1 अगस्त को GMR ग्रुप के जरिए तैयार करदा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताह के बाद वो एक जलसे आम से खिताब भी करेंगे और आंध्र प्रदेश के वज़ीर कोंडापल्ली श्रीनिवास के मुताबिक हवाई अड्डे पर तिजारती ऑपरेशन 17 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। कोंडापल्ली श्रीनिवास ने कहा कि यह सिर्फ इफ्तिताही त्यौहार नहीं है बल्कि हवाई अड्डे का नाम मुकामी लोगों के साथ एक जज्बाती राग भी है। इन्होंने मजीद कहा है कि 36 असेंबली हलकों से शुरका को पंडाल तक ले जाने के लिए खुसूसी बसों का इंतजाम किया गया। हवाई अड्डे की इफ्तिताही कमेटी के चीफ ऑफिसर MT कृष्णा बाबू ने कहा कि हर 5000 हाजरीन के लिए एक LED स्क्रीन नस्ब की जाएगी ताकि सामाईन वज़ीर आज़म का खिताब देख सकें। AP के वजीर BV स्वामी ने सिमाचलम में मंदिर में इंतजामात का मुआयना किया। BV स्वामी ने अकीदतमंदों के लिए गृह परिदर्शन के इंतजामात का भी जायजा लिया और जिला कलेक्टर GVMC कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और मंदिर के ओहदेदारों से इसके बारे में तफसीलात हासिल की। वजीर ने कमांड कंट्रोल रूम का भी मुआयना किया और अफसरान को कई तजावीज़ दी। इन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि अकीदतमंदों को कहीं भी कोई परेशानी ना हो। विशाखापट्टनम के करीब अनकापल्ली जिले में कबायली देहातियों ने मुकामी पोलिंग बूथ का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। मुकामी लोगों ने कहा है कि 500 से 600 वोटर्स को अपना वोट डालने के लिए तकरीबन 10 किलोमीटर सफर करना पड़ता है। इन्होंने हुकाम से मुकामी स्कूल्स में एक बूथ कायम करने का मुतालबा किया ताकि तवील सफर करने से बचा जा सके। చోడవరం నియోజకవర్గమైనటువంటి రావుకతం మండలంలోని శివలపాడు పంచాయతీ జోగుంపేటలో పోలింగ్ బూత్ ఏర్పాటు చేయాలని గత ఫిబ్రవరి నెల 22వ తారీఖు నాడు గౌరవ MRO గారికి ఈ ప్రాంతంలోని యువకులందరూ కూడా కొత్త పోలీస్ స్టేషన్ ఏర్పాటు చేయాలని దరఖాస్తు ఇచ్చాం. కానీ ఈ మధ్య కాలంలో దరఖాస్తు అనేది అటుకెక్కించారు. కొత్తగా పోలింగ్ బూత్ కొన్ని ఏరియాలు ఇచ్చారు కానీ ఈ శివలపాడు జోగుంపేటకు ఇవ్వలేదు. ఎందుకంటే జోగుంపేట గ్రామంలో పోలింగ్ బూత్ ఏర్పాటు చేయడానికి బిల్డింగ్ ఉంది, రోడ్డు ఉంది, సెల్ టవర్ ఉంది, కరెంట్ ఉంది, అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రాంతంలో సుమారుగా గంగంపేట నుండి రుచ్చిపొనుకు, కడగడ్డ, రాయపాడు, జోగుంపేట, అజయపురం, నేరడిబంద, జిలుగులో ఈ గ్రామాలన్నీ కలిపి 672 ఓట్లు ఉన్నాయి. కానీ ఈ 672 ఓట్ల దగ్గర పోలింగ్ బూత్ లేకపోవడం వల్ల సుమారుగా 13 కిలోమీటర్ దూరం శివలపాడు వెళ్ళి ఓటింగ్ వేయడం
कांग्रेस की सीनियर लीडर एस रेड्डी ने एपी की मखलूत हुकूमत से मुतालबा किया है कि वह साबिक फौजियों के जायज़ मुतालबात को फौरी तौर पर अदा करे और इन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी साबिक फौजियों की जदोजहद की हमेशा हिमायत करती रहेगी। कांग्रेस लीडर ने कहा कि मुल्क के दिफा में हिस्सा लेने वालों की इज्जत करना हम सबका फ़र्ज है। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह साबिक फौजियों के मुतालबात को फौरी मंजूर कर ले, जिसका वो बरसों से मुतालबा कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि साबिक फौजियों की हिमायत में होने वाले एहतजाज में मुख्तलिफ सियासी जमातों, अवामी तंजीमों और ज़ात पात की तंजीमों ने हिस्सा लिया। बाद में PGRS में जिला कलेक्टर निशांत कुमार को एक अर्जी पेश की गई। సీనన్న గారి డిమాండ్ మమ్మల్ని కలిచివేస్తోంది. ముఖ్యంగా దేశంలో దేశాన్ని ప్రేమించే ప్రజలలో అందరికంటే ప్రముఖ స్థానం సైనికులది. అలాంటి సైనికులకు ఏ అవసరం వచ్చినా ప్రభుత్వం కానీ ప్రజలు కానీ వారి సొంత అవసరాల కంటే కూడా ముందు తీర్చాల్సిన బాధ్యత ఉంది. కాబట్టి మాజీ సైనికులకు 14 సంవత్సరాల ముందు ఇచ్చిన ఇంటి పట్టాలు కానీ, కార్యాలయం కోసం 40 సంవత్సరాల ముందు ఇచ్చిన జాగాను కానీ, ఇటు కలెక్టర్ ఆఫీస్ కానీ, రెవెన్యూ కార్యాలయం కానీ श्रीकाकुलम में CI वेंकटराव की क़ियादत में अवामी तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन की हिफाजत और साइबर जराइम की रोकथाम से मुताल्लिक़ बेदारी मुहिम चलाई गई और इस मौके पर आवाम को मशवरा दिया गया कि वो ऑनलाइन फ्रॉड के खिलाफ होशियार रहें और OTP और बैंक की तफसीलात किसी भी अजनबी शख्स के साथ शेयर ना करें। वेंकटराव ने कहा कि अगर कोई भी साइबर फ्रॉड का शिकार होता है तो उसे चाहिए कि फौरी तौर पर टोल फ्री नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करें। इसके अलावा इन्होंने ख़वातीन से हंगामी हालात में डायल 112 सर्विसेज इस्तेमाल करने की अपील की और वेंकटराव ने नौजवानों से ये भी अपील की है कि वो खुद को मनशियात से दूर रखते हुए अपने मकसद के हुसूल की कोशिश करें। आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले में लारी ने एक 2 पहिया गाड़ी को टक्कर मारी और पानी के टैंकर ले जाने वाले ट्रैक्टर से टकरा गई। हादसे में 5 साला बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हुए। एक पुलिस ओहदेदार ने बताया कि लारी जो पालमनीर से कुपम जा रही थी कि कड्डापल्ली गांव के करीब एक 2 पहिया गाड़ी से टकरा गई। कुपम के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बी पार्था सारथी ने बताया कि लापरवाही से चलाई जाने वाली लारी ने एक 2 पहिया गाड़ी को टक्कर मारी और फिर यहां कड्डापल्ली गांव के करीब पानी के टैंकर ले जाने वाली ट्रैक्टर से टकरा गई, जिसमें 5 साला बच्चे समेत 3 अफराद की मौत हुई जबकि 4 दीगर जख्मी हुए। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 4 दिन तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जबकि हैदराबाद शहर में पीर की शाम से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने मुतादिद अजला के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए आवाम को एहतियात बरतने का मशवरा दिया। उनके मुताबिक आदिलाबाद, कुमरम, भीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, पेदापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, हनमकुंडा, वरंगल, भद्राद्री, कुत्तागुड़म, महबूबाबाद, मेदक, कामारेड्डी, संगारेड्डी और विकाराबाद अजला में 30 जुलाई तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इसी तरह सिलसिला करीमनगर, सिद्दीपेट, जनगांव, मिर्चल, मलकाजगिरी, हैदराबाद, रंगारेड्डी, नारायणपेट, महबूबनगर, वनपर्ती, नागर कर्नूल में भी औसत बारिश की पेशकयासी की गई है। काला पत्थर पुलिस ने 17 साला फैज मोहम्मद उर्फ अजान के सनसनीखेज कत्ल केस को महज चंद दिनों में हल करते हुए 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल होने वाले 2 खून आलूद तेज धार हथियार, खून से आलूदा कपड़े, एक एक्टिवा और 3 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। फलकनुमा डिवीजन के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एम ए जावेद के मुताबिक मोहम्मद अबरार, मोहम्मद इस्माइल उर्फ फरहद और मोहम्मद अशफाक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक 19 जुलाई की शब तकरीबन 2:30 बजे तीनों मुलजिमीन बिरयानी शाह टेकरी इलाके में एक शख्स की तलाश में पहुंचे थे और इसी दौरान वहां मौजूद फैज मोहम्मद ने उनसे वहां आने की वजह पूछी, जिस पर तल्ख कलामी हो गई। मुश्तइल होकर 2 मुलजिमान ने तेजधार खंजरों से नौजवान पर हमला कर दिया, जबकि तीसरे मुलजिम ने भी तशद्दुद में हिस्सा लिया। शदीद जख्मों के बाइस फैज मोहम्मद मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि मुलजिमान एक्टिवा स्कूटर पर फरार हो गए। वाक़े के बाद काला पत्थर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आईनी शाहिदीन के बयानात, CCTV फुटेज, तकनीकी शवाहिद और साइंसी सुरागों की मदद से तफ्तीश शुरू की है। बावसूख ज़राए की इत्तला पर 27 जुलाई को चंद्रायन गुट्टा के इलाके से तीनों मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया। पुलिस का कहना है कि तहकीक़ात के दौरान ये बात भी सामने आई है कि गिरफ्तार तीनों मुलजिमान का माजी में भी मुजरिमाना रिकॉर्ड रहा है।
देहरादून में मूसलाधार बारिश के बायस आज तमाम स्कूल बंद कर दिए गए। रियासत के कई मुकामात पर जारी बारिश की वजह से आम जिंदगी एक तरह से मफलूज होकर रह गई। कई मुकामात पर ट्रैफिक मसाइल पैदा होने के साथ साथ नशीबी इलाकों में पानी दाखिल हो जाने की भी इतलात हैं। हुकूमत ने तमाम शहरियों से मुहतात रहने की अपील की है और तमाम शहरियों से मुहतात रहने की अपील के बाद अहदेदारों ने रेस्क्यू टीमों को भी मुतासरीन की हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाने की हिदायत भी दी। ये ड्यूटी करने जा रहे थे यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी में, और अब टूट गया, जाने नहीं दे रहे पुलिस वाले। और ये देखो अभी मतलब साल भर में पुल बना है और पब्लिक तो परेशान है यहाँ पर कि पब्लिक तो परेशान है सर यहाँ पर। और कहने की बात यह है कि ये काम कैसे किएगा सरकार, क्या करना, कैसे कर रही है काम, ठेकेदार कैसे कर रहे हैं काम। आने वाले जाने वाले लोग तो परेशान होंगे, बच्चे परेशान होंगे। अब यहाँ पता नहीं कि अब कितना दिन लगाएंगे इसमें ठीक करने में। इसको टूट तो गया ये, अब इसको ठीक करने में कितने दिन लगेंगे। लोग इतने परेशान हो जाएंगे, बच्चे परेशान होंगे, स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, ड्यूटी वालों का, आने जाने वालों का, बीमार लोगों का कैसे होगा बताओ यहाँ पर जाने के लिए। इसका जवाब दे प्रशासन और इसका ठेकेदार जवाब दे। मेरा नाम एंजल थापा है और मैं मैं अपने स्कूल जा रही थी केवी जो यहाँ प्रेमनगर के साइड है। मैं क्लास 5th में हूँ और देखो वैसे हम दिक्कत तो है आपके आने जाने को। और जो ये ऐसा ये जो भी कमजोर सा बनाया है इन्होंने पुल, ये बिल्कुल भी काम नहीं आया। वैसे इनकी गलती नहीं है, ये 2025 से स्टार्ट हुआ था, कम से कम लास्ट ऐसे ही स्टार्ट हुआ था। ये 2025 में कम से कम नवंबर या फिर दिसंबर में या फिर अप्रैल वगैरह में स्टार्ट हुआ था। ये अभी खत्म हुआ है और देखिए जैसे अभी इसको 1 महीना नहीं हुआ है पुल को बने हुए, ये अभी टूट गया है। देखो वैसे बच्चों को तो दिक्कत नहीं है, उनकी छुट्टी होगी, उनके मजे हैं, पर फिर भी आने जाने में दिक्कत है। मेरी छुट्टी होगी, मेरे को अच्छा है क्योंकि मेरी 1 अगस्त से वो पेपर थे, तो मैं खुश हूँ इसके लिए। बड़े ऐसा होना नहीं चाहिए और लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस। धन्यवाद। ये पुल तो अभी बने हुए तो उसको मुश्किल से 15 से 20 दिन हुए हैं, लेकिन जैसे कार्य शुरू हुआ था नवंबर में ये ढह गया था, 16 सितंबर के आसपास ढह गया था ये। और उसके बाद इन्होंने पुल बनाया जब ये अभी इसका 10 या 12 तारीख में उद्घाटन भी होना था अभी अगले महीने के लिए, यही बताया गया। सुनने में यहीं पे हमारे ये आ रहा है, जनता जो बता रही है खड़े होकर पीछे की तरफ से। अभी हम भी अपने बच्चों को स्कूल लेके जा रहे थे, जब तक यहाँ के देखा तो यहाँ पूरी तरह से पुलिस ने आगे जाने नहीं दे रही है। अब बच्चों को पैदल लेके कहाँ तक जाएंगे स्कूल में, ठीक है ना। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।